भारत की आज़ादी की कहानी को हम अक्सर कुछ तारीखों में याद रखते हैं ना, लेकिन ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं। ये 62 साल लंबा एक सफर है, एक पूरी पीढ़ी की कहानी। तो चलिए आज इस कहानी को थोड़ा अलग तरीके से समझते हैं। देखते हैं कि कैसे एक घटना दूसरी से जुड़ी और ये सब कुछ असल में हुआ कैसे। तो इस पूरे लंबे सफर को आसानी से समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। पहला, एक नर्म शुरुआत। फिर देखेंगे कि कैसे विभाजन और विरोध का दौर शुरू हुआ। उसके बाद आएगी वो गांधीवादी लहर जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और आखिर में आज़ादी की तरफ वो आखिरी कदम। तो कहानी शुरू होती है। और मजे की बात यह है कि इसकी शुरुआत किसी बड़ी क्रांति या विद्रोह से नहीं हुई। नहीं, इसकी शुरुआत हुई एक पॉलिटिकल संस्था के बनने से। और उसके लक्ष्य बहुत ही मामूली, बहुत ही सीमित। तो सवाल यही उठता है ना कि छोटी छोटी अर्जियों से शुरू हुआ ये सफर एक पूरे देश के आज़ादी के आंदोलन में कैसे बदल गया। इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे हम। और इसकी पहली कड़ी मिलती है साल 1885 में। देखिए, एक आम धारणा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस शुरू से ही एक क्रांतिकारी संगठन थी, पर असल में ऐसा बिल्कुल नहीं था। शुरुआत में तो इसका मकसद ब्रिटिश सिस्टम के अंदर रहकर बातचीत करके कुछ सुधार लाना भर था। अब कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है, एक ऐसा मोड़ जहां अंग्रेजों की एक चाल ने, आप कह सकते हैं, आग में घी का काम किया। और बस यहीं से आज़ादी की लड़ाई का पूरा अंदाज हमेशा के लिए बदल गया। तो अंग्रेजों ने वजह क्या बताई? उन्होंने कहा, अरे बंगाल बहुत बड़ा है, हमसे संभाला नहीं जा रहा, इसलिए बांट रहे हैं। मतलब प्रशासनिक सुविधा। पर असली खेल कुछ और था। असली मकसद था पनप रही राष्ट्रीय एकता को हिंदू मुसलमान के बीच बांटकर कमजोर करना। और इस एक फैसले का असर देखिए। एक तरफ तो इसने पूरे देश में स्वदेशी आंदोलन की आग लगा दी, पर दूसरी तरफ इसने बांटो और राज करो की नीति की जड़ें इतनी गहरी कर दी कि उसका असर हम आज तक देखते हैं। तो बंगाल विभाजन से जो माहौल बना, उसी में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी। और फिर अंग्रेजों ने मोड़ले मिंटो सुधार लाकर मुसलमानों के लिए अलग इलेक्शन सिस्टम यानी सेपरेट इलेक्टोरेट की शुरुआत कर दी। मतलब जो बंटवारा जमीन पर किया था, अब उस पर कानूनी मोहर भी लगा दी। अब अंग्रेजों की इन चालों का असर सिर्फ बाहर ही नहीं, कांग्रेस के अंदर भी दिखने लगा था। पार्टी 2 हिस्सों में बंट गई। एक तरफ थे नरम दल वाले, जैसे गोखले, जिनका अब भी मानना था कि हमें संवैधानिक तरीकों से ही आगे बढ़ना चाहिए। और दूसरी तरफ थे गरम दल के नेता तिलक, राय, पाल, जो कह रहे थे, बहुत हो गया, अब सीधी कार्रवाई का वक्त है, हड़ताल करो, बहिष्कार करो। और फिर साल 1915 में दक्षिण अफ्रीका से एक शख्स भारत वापस आता है। और उसकी वापसी के साथ इस कहानी में एक बिल्कुल नया पन्ना जुड़ता है। एक ऐसा पन्ना जिसने आज़ादी की लड़ाई की पूरी शक्ल ही बदल दी। ये थे महात्मा गांधी, और वो अपने साथ एक नया हथियार लेकर आए, सत्याग्रह यानी अहिंसक सविनय अवज्ञा। गांधी जी के आने से सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ कि ये आंदोलन अब सिर्फ कुछ पढ़े लिखे लोगों तक सीमित नहीं रहा। ये देश के करोड़ों किसानों, मजदूरों और आम लोगों की लड़ाई बन गया। उन्होंने आते ही सीधे कोई बड़ा आंदोलन नहीं छेड़ा। पहले अपने सत्याग्रह के तरीके को छोटे छोटे आंदोलनों में आजमाया। पहले बिहार के चंपारण में नील किसानों के हक के लिए, फिर गुजरात के खेड़ा में किसानों के लिए। और जब ये दोनों कामयाब हुए, तब जाके उन्होंने 1920 में एक देशव्यापी असहयोग आंदोलन की नींव रखी। लेकिन इसी बीच 1919 में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड। रॉलेट एक्ट जैसे काले कानून के खिलाफ एक शांतिपूर्ण सभा पर अंधाधुंध गोलियां। इस एक घटना ने अंग्रेजों के न्याय पर जो थोड़ा बहुत भरोसा बचा था, उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ये एक ऐसा जख्म था जो कभी भरने वाला नहीं था। सोचिए जरा, 1928 में अंग्रेजों ने भारत में सुधारों पर बात करने के लिए कमीशन भेजा, और उस कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था। मतलब भारत का भविष्य तय होगा और भारतीयों से ही नहीं पूछा जाएगा। ये अपमानजनक था, और इसका जवाब पूरे देश ने एक आवाज में दिया, साइमन गो बैक। तो ये जो गुस्सा था, ये जो नया आत्मविश्वास था, इसका नतीजा देखने को मिला 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। यहाँ एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया। अब लक्ष्य छोटे मोटे सुधार नहीं थे, अब मांग थी पूर्ण स्वराज की, पूरी आज़ादी, इससे कम कुछ भी नहीं। तो अब मंजिल साफ थी, पूर्ण स्वराज। और यहीं से ये लड़ाई अपनी सबसे आखिरी और सबसे तेज दौर में दाखिल होती है।
इसकी शुरुआत हुई 1930 के दांडी मार्च से। ये सिर्फ नमक बनाने के लिए एक यात्रा नहीं थी, ये बहुत बड़ी बात थी। गांधी जी ने नमक जैसी रोजमर्रा की चीज को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक ताकतवर हथियार बना दिया। इस एक मार्च ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा। एक बात और समझनी जरूरी है, लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों से ही नहीं चल रही थी, देश के अंदर भी इस पर बहस हो रही थी कि आजाद भारत कैसा होगा। 1932 का पूना पैक्ट इसी का एक बड़ा उदाहरण है। ये गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच दलितों के राजनीतिक अधिकारों को लेकर हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण समझौता था। फिर आया दूसरा विश्व युद्ध का दौर। अंग्रेजों ने मदद के बदले आजादी का जो वादा किया वो क्रिप्स मिशन के नाकाम होने से झूठा साबित हो गया। बस इसके बाद गांधी जी ने आखिरी और सबसे बड़ी लड़ाई का ऐलान कर दिया, भारत छोड़ो आंदोलन, और नारा दिया, करो या मरो। आजादी से ठीक पहले के कुछ साल तो बहुत ही ज्यादा उथल-पुथल वाले थे। एक तरफ मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग जोर पकड़ रही थी, दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज और रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह ने अंग्रेजों को ये साफ साफ बता दिया था कि अब उनका यहाँ टिकना नामुमकिन है। और आखिरकार वो दिन आया, 15 अगस्त 1947। भारत आजाद हो गया, लेकिन ये आजादी एक बहुत बड़ी कीमत पर मिली, देश के बंटवारे की कीमत पर। आजादी की खुशी के साथ साथ विभाजन का एक गहरा जख्म भी था। तो एक नज़र में देखें तो ये सफ़र कैसा था। 1885 में छोटी छोटी अर्जियों से शुरुआत हुई। 1915 में गांधी जी आए और इसे एक जन आंदोलन बनाया। 1929 में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य तय हुआ और 1947 में आखिरकार आज़ादी मिली। तो आज़ादी तो मिल गई, पर बंटवारे ने ऐसी चुनौतियां पैदा की जो आज भी हमारे सामने हैं। ये एक मिली-जुली विरासत है, खुशी की भी और दर्द की भी। तो सोचने वाली बात यह है कि इस पूरे सफर का, इस जटिल विरासत का आज हमारे लिए क्या मतलब है।